सर्व पत्रकारांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. शॉर्ट नोटीसमध्ये आपण सर्वजण या ठिकाणी आलेले आहात. सर्वांना माहिती आहे की सध्या देशामध्ये, राज्यामध्ये, शहरामध्ये काय चाललेलं आहे, त्याच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाची भूमिका काय आहे हे सांगण्यासाठी आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार आदरणीय मुजफ्फर हुसेन साहेब उपस्थित आहेत. तत्पूर्वी आज ही पत्रकार परिषद घेण्यामागचा उद्देश काय आहे हे मी आज सांगणार आहे. आज संपूर्ण देशभर आपणा सर्वांना माहिती आहे की मोदी @ महाजनसंपर्क अभियान संपूर्ण देशभर राबवलं जातं आहे. खरंच गेल्या 9 वर्षामध्ये प्रगती झाली आहे का हे सर्वसामान्य नागरिकांनी छातीवर हात ठेवून विचारण्याची गरज झालेली आहे. आज जर तुम्ही 9 वर्षामध्ये काम केलं तर ही तुम्हाला सांगण्याची वेळ आलेली आहे. काँग्रेस पक्षाने गेल्या 70 वर्षामध्ये जे केलं ते सांगितलेलं आहे, लोकांपर्यंत पोचलेलं आहे. परंतु गेल्या 9 वर्षामध्ये मोदीजीने जे कार्य केलेलं आहे ते कितपर्यंत पोचलेलं आहे या संदर्भामध्ये आज मी काही प्रश्न तयार केलेले आहेत की काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून गेल्या 9 वर्षामध्ये जे त्यांनी काम केलं आहे त्यापैकी आम्ही फक्त त्यांना 9च प्रश्न विचारणार आहोत. त्या 9 प्रश्नांची उत्तरं मोदीजी किंवा त्यांचे अंधभक्त यांनी द्यावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे. त्यामध्ये आम्ही सांगितले की मोदीजी के 9 साल देश का हुआ बेहाल. आता यामध्ये आम्ही फक्त जवाब दो मोदीजी. पहिलाच प्रश्न आम्ही त्यांना केलेला आहे की देशातील काळा बाजार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, दहशतवादी हल्ले संपविण्यासाठी नोटबंदी करण्याचा जो हुकुमशाही पद्धतीने निर्णय घेतला, झाला का भ्रष्टाचारमुक्त भारत? शेकडो लोकांचे बळी घेऊन नोटबंदीने काय साध्य झाले? नव्याने चलनात आलेली 2000 रुपयाची नोट अचानकपणे बंद का केली? हा आमचा पहिला प्रश्न होता. दुसरा प्रश्न आहे की परदेशातील काला धन वापस लाने वाले मोदीजी काय झाले? देशाला लाखो कोटींचा चुना लावून परदेशात फरार झालेल्या लोकांना भारतात आणून कधी कारवाई करणार? हा आमचा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँक खात्यामध्ये 15 लाख रुपये जमा करणार आणि दरवर्षी 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करून देणार होते, त्याचं काय झालं? प्रश्न क्रमांक 4, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे देश उभारणीमध्ये मोठे योगदान होते. 70 वर्षाच्या काँग्रेस राजवटीमध्ये अनेक शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये व इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्था, उपक्रम उभारले गेले. मग रेल्वे असतील, एअरपोर्ट असतील, पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक उद्योग आपल्या उद्योगपती मित्रांसाठी का विकले? या प्रश्नाचं उत्तर मोदींनी द्यावं. प्रश्न क्रमांक 5 आहे, पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढ कधी कमी करणार? शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला, खेळाडू यांच्यावर होणारा अन्याय, अत्याचार संपवून त्यांना न्याय केव्हा आणि कधी मिळवून देणार? देशातील जवान, सैनिक सुरक्षित नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बोटचेपी धोरणांमुळे देशाच्या विविध सीमांवर नाहक मारला जातोय. यावर भाजपची राष्ट्रीय भूमिका, धोरण का जाहीर केले जात नाही? जय जवान जय किसान हा नारा काँग्रेसने दिला, लालबहादूर शास्त्रींनी दिला. आपल्या राजवटीमध्ये या दोघांवरही अन्याय होतोय. प्रश्न क्रमांक 6, मन की बात रेडिओवर करण्यापेक्षा जनतेशी प्रत्यक्ष संवाद साधून प्रचंड महागाई, वाढती बेरोजगारी, महिला सुरक्षितता, आर्थिक धोरण यावर कधी बोलणार? भारत हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मानणारा राष्ट्र असताना एका विशिष्ट धर्माचा प्रचार व प्रसार करून धार्मिक तेढ निर्माण करीत सामाजिक सलोखा न राखता जातीपातीचे राजकारण करून वातावरण बिघडवले जात आहे. यावर मोदीजी आपली भूमिका का स्पष्ट करत नाहीत? प्रश्न क्रमांक 7, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारताला दिलेली राज्यघटना धोक्यात आली असून लोकशाही मार्गाने निर्णय घेण्यात येत नसून 9 वर्षापासून बहुमताच्या जोरावर हुकुमशाही मार्गाने देश चालवला जात आहे. ईडी, इन्कम टॅक्स, CBI, निवडणूक आयोग
सारख्या स्वायत्त संस्थांचा वापर राजकारणासाठी करून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली विरोधी पक्षांची सरकारे का पाडली जात आहेत, अस्थिर केली जात आहेत? आपल्या पक्षात असलेल्या भ्रष्ट नेत्यांना संरक्षण वा क्लीन चिट देत विरोधी पक्षातील नेत्यांनाच का टार्गेट केले जात आहे? प्रश्न क्रमांक 8, देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा, घुसखोरी, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, शेजारील राष्ट्रांचे संबंध यावर मोदीजी कधी बोलणार? आणि शेवटचा प्रश्न आहे, उद्योगपती गौतम अडानी यांना का वाचवले जात आहे? अडानी संदर्भात राहुल गांधींनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कधी देणार? लोकशाही मार्गाने विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून लोकशाहीमध्ये आवाज दाबला जात आहे. हे लोकशाहीला धरून आहे का? एवढी 9 प्रश्न आम्ही या ठिकाणी विचारलेले आहेत. आता याच प्रश्न अनुषंगाने साहेब आपल्याबरोबर चर्चा करतील. 9 साल देश बेहाल. अभी प्रकाश नागने जी ने पूरे आपको 9 मुद्दे उसको 9 में किया है, वैसा देखने जाए तो 900 मुद्दे हो जाएंगे. देश के हर समाज के, किसानों के, स्टूडेंट्स के, हाउसवाइफ के, महिलाओं के, बूढ़ों के, जवानों के, बेरोजगारी के, महंगेवारी के, इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रिफाइनरीज, डैम्स, ऐसे 900 मुद्दे हो जाएंगे कि 9 साल में भाजपा की सरकार ने कोई ऐसा योगदान का काम नहीं किया कि जिसके चलते हुए उन्होंने किए गए वायदे वो कहीं पे पेपर में भी पूरे होते होंगे, ऐसा नजर नहीं आता. बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है. महंगेवारी की मार हर आदमी सह रहा है. जो भाजपा वाले 70 रुपए पेट्रोल और डीजल और केरोसिन और गैस 400 रुपए के वक्त आंदोलन किया करते थे, आज वो सारे कैबिनेट में है, मगर एक की भी आवाज कहीं निकलती नहीं. देश के लोगों का आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर दिशाहीन करना, दिशा भूल करना, सामाजिक एकता को बिगाड़ना, देश की घटना को खत्म करना, ये इनका एक बेसिक एजेंडा है. और देश की घटना, कॉन्स्टिट्यूशन को जो खत्म करने का इनका जो बेसिक एजेंडा है, वो इसको चला रहे हैं कॉमन सिविल कोड के नाम से. और कॉमन सिविल कोड के नाम को लेकर के हम देखते हैं मीडिया में भी 2 मुस्लिम्स, चाहे मौलाना होंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी के होंगे या एनजीओ होंगे, उनको लाके खड़ा कर देते हैं और डिस्कशन कॉमन सिविल कोड को वो लेके चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की तरफ, जबकि एक्चुअल बीजेपी का एजेंडा कॉमन सिविल कोड का लाने का है इस देश के अंदर का रिजर्वेशन खत्म कर देना. SC, ST, OBC, ये जो रिजर्वेशन है इसको ये खत्म कर देना चाहते हैं. और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब OBC का डेटा मांगा सेंसस का, तो इस सरकार ने 2021 का, जबकि सेंसस के पास डेटा होता है, कैटेगरी वाइज होता है, 2001 का आप सेंसस निकाल के देखो तो आपको डेटा मिलेगा. उसके पहले 1991 का सेंसस आप निकाल के देखो तो डेटा मिलेगा. 2011 का आप सेंसस निकाल के देखो तो आपको डेटा मिलेगा. मगर इस केंद्र की सरकार ने OBC का डेटा के सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड नहीं किया और इस तरह से जुगलबंदी करके सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लटका दिया है. उसके चलते हुए पूरे देश में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव, विशेषतः महाराष्ट्र में, नहीं हो रहे हैं. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं. नगर परिषद, महापालिका, जिला परिषद, ये सारे चुनाव उस रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से लटक गए हैं, रुक गए हैं. ये इनका एक एजेंडा है. खाली OBC का रिजर्वेशन इनको खत्म नहीं करना है, तो इनको SC, ST, OBC सभी रिजर्वेशन इनको खत्म करना है. ये उसके पीछे का मेन
मकसद है, मेन मुद्दा है, और इसके चलते हुए इसको पोलराइजेशन कैसे करना है। तो कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन सिविल कोड की बात करके मुसलमानों को सामने खड़ा कर दिया। तो मुसलमानों का आपत्ति है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एससी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, एसटी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, ओबीसी के रिजर्वेशन में कुछ अंसारी, कुछ जुलाहा, कुछ बागवान, ऐसे कुछ परसेंटेज में ही मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी के रिजर्वेशन में है। इसके अलावा मुस्लिम्स को कहीं जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, कहीं एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है, मल्टीनेशनल में रिजर्वेशन नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी को के लोगों को अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर क्रिमिनल केस होते हैं तो सीआरपीसी का एक्ट लागू होता है। जो लोग शरीयत के बेसिस पे तलाक नहीं करते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर के डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। जिनको सिर्फ निकाहनामा नहीं करना है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी करते हैं। तो मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड आने से वो नुकसान नहीं है जो ये दिखाया जाता है। एक्चुअल नुकसान तो हमारे हिंदू भाइयों का है। कि मुसलमान क्या काम करता है? साइकिल रिपेयर करता है, एसी रिपेयर करता है, हाथ गाड़ी खींचता है, ठैया खींचता है, ट्रक चलाता है, रिक्शा चलाता है, केले की गाड़ी लगाता है, भाजी की गाड़ी लगाता है, क्योंकि उसको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। तो इसमें नुकसान हमारे हिंदू भाइयों का है। मगर ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं देश में 2024 के इलेक्शन के पहले, और इसीलिए अभी ऑब्जेक्शन सजेशंस का इन्होंने निकाला कि 1 महीने में कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन सजेशन देना। जब आप इस घटना को ही खत्म कर देना चाहते हैं, आपका उसके पीछे का मकसद ही वो है, तो ऑब्जेक्शन सजेशन लेके भी आप क्या करने वाले? जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उन मुद्दों को लेकर के आप इस देश में और पोलराइजेशन करोगे। जनवरी में राम जन्मभूमि का उद्घाटन आप करेंगे, अच्छी बात है। कई सालों से मुद्दा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो आप राम जन्मभूमि का एनकैशमेंट पॉलिटिकल करेंगे। मई महीने में लोकसभा का चुनाव लगेगा, तब तक के आप उसका एनकैशमेंट करोगे। कई तीर्थ यात्राओं पे अभी फ्री गाड़ियां भेजने लग गए, बसेस भेजने लग गए। तो मेन जो लोगों को चाहिए, रोजगार चाहिए। 15 महीने तक किसान बैठे रहे आंदोलन पे, कुपोषण पे। 700 से 800 किसान की जान वहां पर गई। सरकार ने जो किसानों को कमिटमेंट वहां दिया, मेरी मालूमात के हिसाब से तो एक भी कमिटमेंट सरकार ने पूरा नहीं किया। बाकी के तो अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमले हैं, 15 लाख जुमला है, बाकी के सारे जुमले हैं। मगर जब सरकार में आने के बाद, आंदोलन होने के बाद, जो मुद्दों के ऊपर 15 महीने तक इस मुल्क का किसान बैठा रहा, उसके ऊपर के भी आपके आश्वासन की पूर्तता ये सरकार ने नहीं करी, और कोई भी उसके ऊपर एक शब्द बात करने तैयार नहीं। आज कई महीनों से इस देश को जिन्होंने सम्मान दिलाया इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेयर्स हमारे वहां आंदोलन करते हुए थे, मगर सरकार के पास महीनों महीनों तो फुर्सत नहीं उनसे बात करने। तो इससे आप और हम समझ सकते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। केंद्र में सरकार सिर्फ वापस स्थापन करनी है, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, ये इनका एजेंडा था। मगर आप देखो एक एक राज्य कांग्रेस वापस आती जा रही है। अभी हम कर्नाटका में थे, मैं 15 दिन था, पूरी ताकत से जनता ने वहां पे कांग्रेस को चुन के दिया। और आप देखोगे कि अभी एमपी का चुनाव है, बाकी की जो राज्यों के चुनाव है, वहां पे आपको नजर आएगा कि कांग्रेस कितनी ताकत से वहां पर अपनी बुनियाद बनाएगी। और ये कांग्रेस बुनियाद कैसे बनाएगी? जब सत्ताधारी वचन की पूर्ति नहीं करता है, तब विरोधी पक्ष को जनता आगे लाती है। यही लोकतंत्र की ताकत है, और यही लोकतंत्र ये खत्म कर देना चाहते हैं।
इसी लोकतंत्र को ये खत्म कर देना चाहते हैं। मणिपुर जल रहा है, कितने महीनों से जल रहा है, मगर होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं है क्या? बताइए मुझे आप। प्राइम मिनिस्टर का एक शब्द नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जब भी ऐसे कोई हादसे कहीं होते हैं कहीं स्टेट में, तो पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर उनको भेजते हैं। तो जो लोग दंगाई है या जो दंगा कर रहे हैं या जो इश्यूज है, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए वहां लोगों से बातचीत करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कमेटी जाती है, डेलीगेशन जाता है, मिनिस्टर्स जाते हैं। मगर मणिपुर आज महीना भर से ज्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, मगर उसके ऊपर निशब्द, कोई शब्द नहीं, कोई चर्चा नहीं। इस तरह से पूरे देश का हाल। सिर्फ चैनल चालू करके आपको मन की बात सुनाएंगे, मन की बात से पेट नहीं भरता। मन की बात खाली सुनने में अच्छी लगती है, उससे पेट नहीं भरता, रोजी रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। तो 9 साल मोदी जी के सरकार के 9 साल भारतवर्ष बेहाल, ये हमारा मकसद है, आप लोगों तक के बात को पहुंचाना और आपके माध्यम से जनता के पहुंचाना। तो भाई केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूं, 2000 की नोट की बंदी के बाद से लेके आज तक कितने आतंकवादी हमले इस देश में हुए, कितने हमारे नौजवान, हमारे जवानों ने शहादत दी, कितनी बेरोजगारी खत्म हुई, कितने आतंकी हमले बंद हुए। 2000 की नोट ओवरनाइट रात में आके टीवी पे अनाउंस करके बंद करवा, अभी फिर से अनाउंस कर दिए कि 2000 की नोट फिर से बंद हो जाएगी, सितंबर तक बंद हो जाएगी। अभी आप बाजार में जाते हो तो औरतें बताती है 2000 की नोट दो तो कोई लेता नहीं, हाथ गाड़ी वाला लेता नहीं है। 2000 की नोट के ऊपर 20 टके पे, 10 टके पे, 5 टके पे धंधा शुरू हो गया है। आपको मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ा हूं, महाराष्ट्र टाइम्स की न्यूज पढ़ा हूं कि 20 टका, 30 टका, 10 टका करोड़ रुपया आप दो और इतना पैसा दो। सोने का भाव बढ़ गया, डायमंड का भाव बढ़ गया, मतलब फिर से 2000 की नोटबंदी। मतलब शुरू क्यों करी थी, बंद क्यों कर रहे हैं, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है।